हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग कुशल से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने रॉल थ्योरम और लाग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम, या जिसको केवल मीन वैल्यू थ्योरम हम बोलते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था और वो कंडीशन बताई थी कि क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं जिससे हम ये कहते हैं कि ये इसमें रॉल थ्योरम वेरीफाई होगी या इसमें लाग्रांज थ्योरम वेरीफाई होगी। तो वो कंडीशन आपने विस्तार से सीखी होंगी, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर अभी 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। तो फिर हम ये एक्सरसाइज, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें रॉल थ्योरम हमको वेरीफाई करनी है, उसे हम करेंगे। तो थोड़ा सा नट सेल में रिवाइज करते हैं। देखिए, रॉल थ्योरम वेरिफिकेशन के लिए क्या था, फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो एफ एक्स को क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। नंबर 2, y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो उसी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स को ए ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइनाइट आना चाहिए और यूनिक आना चाहिए। तीसरा, एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू और x इक्वल टू बी पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, यानी कि फंक्शन बराबर हाइट में होना चाहिए ए और बी पर। तो तब क्या होगा, यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहते हैं ऑल कंडीशन ऑफ रॉल थ्योरम आर वेरीफाइड, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू c सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आपने पढ़ी है। और एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 क्या बताता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो स्पर्श रेखा है वो एक्स से पैरेलल हो गई है, इसलिए वहाँ पर डिवाइड एक्स का मान 0 है। जहाँ पर टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप डिवाइड एक्स से लिया जाता है, तो इसलिए सी बिंदु पर टेंजेंट का स्लोप डिवाइड एक्स होगा सी पर, यानी एफ डैश एक्स, या सी पर एफ डैश एक्स का मान एफ डैश सी, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ें सब आप फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं विस्तार से। तो अब इसमें क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, एक्सरसाइज 5.8, क्वेश्चन नंबर 1। तो वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -4,2। x की वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल -4,2 से लेनी है आपने, और इस पूरे इंटरवल पर ये जो फंक्शन डिफाइंड है मुझे चेक करके बताना है कि इसमें रॉल थ्योरम वेरीफाई होती है। तो रॉल थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए जो हमारे स्टेप्स हैं, एक एक स्टेप में मैं इसको चेक करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये दिखाना पड़ेगा कि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल -4,2 पर। तो कैसे लिखते हैं, देखिए, हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो ये देखिए, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, और यहाँ x की कोई पावर नहीं है। तो जहाँ जहाँ x की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर के रूप में है। हमने कल देखा था नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये 1 पावर है, 2 पावर है, तो दे आर नॉट नेगेटिव, दे आर पॉजिटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर है इसकी। तो इसलिए क्या है, इट इज ये पॉलिनोमियल, ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, बहुपद फलन है, पॉलिनोमियल। दिस इज ए पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल। अब हम लिखते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन होने के नाते पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स की सारी रियल वैल्यूज पर कंटिन्यूअस होते हैं। ये हमने उस थ्योरम वहाँ पर प्रूफ कर दिया था पिछले लेक्चर में, और हमने ये भी बोला था कि पॉलिनोमियल को हम बार बार प्रूव नहीं करते हैं, बल्कि कोई फंक्शन पॉलिनोमियल के रूप में आता है तो जो पुरानी थ्योरम हम प्रूफ कर चुके हैं उसके रिजल्ट को हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे कि फंक्शन अगर पॉलिनोमियल आ गया तो पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स की सारी रियल वैल्यूज पर कंटिन्यूअस होता है। तो उस रिजल्ट को सीधे लिखना है यहाँ पर। तो अगर वो सारी रियल वैल्यूज यानी -∞ से +∞ तक अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो -4 से 2 के बीच में तो कंटिन्यूअस उसने आ ही जाना है। तो उस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इट इज ए पॉलिनोमियल। बीइंग पॉलिनोमियल, बीइंग एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स बीइंग पॉलिनोमियल, एफ एक्स बीइंग पॉलिनोमियल इज continuous for all x belongs to R। सभी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख दीजिए x की वैल्यू, ये कंटिन्यूअस आता है। ये थ्योरम हम जानते हैं। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, x बिलोंग्स टू
ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। रियल नंबर के सेट को ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी करके भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए x बिलोंग टू एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन बीइंग ए पॉलिनोमियल। तो इसलिए fx बीइंग ए पॉलिनोमियल, fx पॉलिनोमियल है, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू r, x की सारी रियल वैल्यूज के लिए ये कंटिन्यूअस है। यानी कि x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, वो fx कंटिन्यूअस आएगा, क्योंकि ये उसकी थ्योरम पे कहा गया। तो जब ये पूरे इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है, तो इसी पूरे इंटरवल का एक टुकड़ा है -4 2, ये तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा कवर कर रहा है ना। तो -4, 2 जो इंटरवल होगा वो तो उसी इस बड़े वाले इंटरवल का ही एक हिस्सा आएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि fx -4 2 पर भी कंटिन्यूअस है। देखिए दिस इज 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू प्लस इन्फिनिटी, हियर -1 -2 -3 डॉट डॉट अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हर जगह पर कंटिन्यूअस है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब जगह पर कंटिन्यूअस है फंक्शन, पॉलिनोमियल होने के कारण। तो सब जगह पर कंटिन्यूअस है, तो क्या ये -4 से लेके 2 तक कंटिन्यूअस नहीं होगा? -4 से लेके 2 तक है, -4 से 2 तक। तो हम तो बोल रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कहीं पर भी देख लीजिए सब जगह पर कंटिन्यूअस है। तो इसलिए -4 से 2 तक देखूं अगर तो कंटिन्यूअस आएगा, क्योंकि ये तो उसी पूरे बड़े सेट का एक हिस्सा है। जब पूरे हिस्से में कंटिन्यूअस है तो ये तो छोटा सा उसका टुकड़ा है, तो उसमें तो उसने कंटिन्यूअस आना ही आना है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि fx बीइंग पॉलिनोमियल, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ऑल रियल वैल्यूज, देयरफॉर fx मस्ट बी कंटिन्यूअस, fx must be continuous in closed interval -4, 2, क्योंकि -4, 2 तो उस बड़े इंटरवल का ही एक टुकड़ा है। जब पूरे ही बड़े इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो उसके एक छोटे टुकड़े में तो कंटिन्यूअस उसने आना ही आना है। तो fx must be continuous in closed interval 4, 2। तो यहाँ पर मैं इतना एक और लिख सकता हूँ, एज -4, 2 का जो इंटरवल है बच्चों, तो दिस इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। रियल नंबर के सेट का एक छोटा टुकड़ा है, उसका सबसेट है। तो सिंस -4, 2 क्लोज्ड इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई सिंस इट इज कंटिन्यूअस इन दिस होल सेट, दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूअस इन दिस स्मॉल सेक्शन। तो fx मस्ट बी कंटिन्यूअस इन -4, 2। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कह दिया कि जो हमारा fx है ये कंटिन्यूअस है। अब दूसरा पार्ट जो रोल थ्योरम में हमको प्रूव करना पड़ता है, वो प्रूव करना था fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो fx की डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो अब आप देखिए, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब आप जो हमारा फंक्शन है ना, इसको डिफरेंशिएट कर लो। fx इज इक्वल टू है x² + 2x -8 है। तो f' इज इक्वल टू हो जाएगा d dx ऑफ x² + 2x -8। तो करिए इसको डिफरेंशिएशन, कितना आ जाएगा बोलिए? x² का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x है, तो उसका डिफरेंशियल कितना आएगा मेरा? 2। तो इस प्रकार से f' इज इक्वल टू 2x + 2। तो ये क्या है? इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। f' इज ए पॉलिनोमियल। f' भी पॉलिनोमियल आ गया। देखिए क्यों? x की पावर, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर रियल ये पॉजिटिव इंटीजर हो या नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो 1 पावर है। तो इसलिए f' इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल भी होते हैं पूरे रियल नंबर के सेट पर। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं f' इज ए पॉलिनोमियल, देयरफॉर f' इज डिफरेंशिएबल। f' is differentiable in open interval -4, 2। तो f' क्योंकि f' एक पॉलिनोमियल के रूप में है, और पॉलिनोमियल के रूप में होने के कारण वो जो
हमारा जो पूरे रियल नंबर के सेट पर डिफरेंशिएबल होगा, तो पूरे रियल नंबर के सेट का एक छोटा सबसेट ये है, तो इसलिए इस सेक्शन पर भी ये डिफरेंशिएबल आएगा। तो ये रिजल्ट भी हमने डायरेक्ट यूज किया कि डिफरेंशिएबल है करके लिख दिया, पॉलिनोमियल है इसलिए डिफरेंशिएबल है, यानी कि इसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू देगा ये। -4 से 2 तक कोई भी नंबर रख दीजिए, -4 से लेके 2 तक कोई भी नंबर इसमें एफ डैश एक्स में रख दीजिए, तो ये इन्फिनिटी कहीं नहीं आने वाला, ये फाइनाइट ही आएगा। आप -4 रख दीजिए तो 2 × -4 + 2, तो ये -8 + 2 -6 आ जाएगा। आप -2 रख दीजिए, 2 × -2 -4 + 2 -2 बचेगा। आप 0 रख दीजिए, क्योंकि -4 से 2 के बीच 0 भी नंबर है, तो 2 × 0 + 2, तो एफ डैश एक्स = +2 आ रहा है। अरे जो भी आ रहा है फाइनाइट नंबर आ रहा है, कोई इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा है ना, इनडिटर्मिनेट नहीं आ रहा है, तो इसलिए इट हैज ए फाइनाइट डेरिवेटिव, देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल इन -4, 2। तीसरा देखिए, तीसरे में एफ ए = एफ बी, तीसरी कंडीशन चेक करनी पड़ती है क्या एफ ए एफ बी इक्वल है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ए कितना है, इंटरवल है -4, 2, तो ए तो -4 हो गया सीधे सीधे, ए मीन्स -4, तो एफ ए मीन्स एफ -4, तो एफ -4 का मतलब जो फंक्शन एफ एक्स है उसमें एक्स को -4 लिखना है, तो x² + 2x -8, तो -4 का स्क्वायर + 2x है, 2 × -4 x² + 2x -8, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, -4 का स्क्वायर करूंगा तो +16 हो जाएगा, -4 × -4 +16, 2 × -4 दिस इज -8 × -8, तो -8 और -8 -16 और प्लस की भी 16, तो कितना आ गया एफ डैश, नहीं सॉरी एफ ए की वैल्यू क्या आ गई, एफ ए की वैल्यू आ गई 0 आ गई। अब निकालिए एफ ऑफ बी, अब एफ ऑफ बी कितना है, इंटरवल -4, 2 है, इंटरवल है -4, 2, तो बी मीन्स ए = -4, बी = 2, तो यहाँ पर एफ बी मीन्स F2, तो x² यानी 2² + 2x यानी 2 × 2 -8, तो ये हो जाएगा 2 × 4, 2 × 4 -8, तो 4 + 4 8, 8 - 8 0, तो एफ ए की वैल्यू भी 0 है और एफ बी की वैल्यू भी 0 है। तो ये देखिए रोल थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, ये एफ एक्स पॉलिनोमियल है, तो एफ एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, सभी रियल नंबर के लिए पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है, तो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, दैट इज फॉर एक्स बिलोंग टू -∞ टू +∞, इस पर एक कंटिन्यूअस है, तो इसलिए -4, 2 जो इंटरवल है छोटा सा, ये तो -∞ से +∞ वाले सेट का ही एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए जब पूरे में कंटिन्यूअस है तो उसके छोटे सेक्शन में अपने आप कंटिन्यूअस हो गया। So this is a subset of -∞ to +∞. That's why f(x) should be continuous and must be continuous in interval -4, 2. क्लोज्ड इंटरवल -4, 2 में f(x) को कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट f डैश x को डिफरेंशिएबल होना चाहिए कहता है दूसरे पॉइंट में, तो हमने f डैश x को निकाल दिया, x² + 2x -8 को डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो f डैश x = हो जाएगा 2x + 2, तो ये फिर पॉलिनोमियल आ गया। f डैश x का वैल्यू भी एक पॉलिनोमियल के रूप में, क्योंकि x पावर 1 है, तो इट इज ए पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल होने के नाते पॉलिनोमियल फंक्शन की क्या क्वालिटी थी कि वो डिफरेंशिएबल भी होता है रियल नंबर के सेट पर, तो इसलिए ये डिफरेंशिएबल है रियल नंबर के सेट पर। तो पूरे -∞ से +∞ तक f डैश x मेरा यानी f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है, यानी f(x) डिफरेंशिएबल है, तो f(x) डिफरेंशिएबल है पूरे रियल नंबर सेट पर, इसलिए f(x) डिफरेंशिएबल हो जाएगा एक छोटे से इंटरवल -4, 2 पर ये डिफरेंशिएबल हो गया। सेकंड कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी इसने फंक्शन ने। अब थर्ड कंडीशन में f(a) = f(b) है या नहीं ये चेक करना पड़ता है, तो f(a) निकाला, तो इंटरवल -4, 2 है, तो a = -4 हुआ और b = हुआ मेरा 2, तो f(a) = f -4, तो x² + 2x -8 में x को -4 लिख के चेक किया, 0 आया। फिर एफ बी, तो a, b यानी a = -4, b = 2, तो एफ बी मीन्स F2, तो F2 करके देखा तो 2² + 2 × 2 -8, x² + 2x -8, तो 2² + 2 × -8 सॉल्व किया, ये भी 0 है, तो एफ ए और एफ बी दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। तो रोल थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। अब अगर रोल थ्योरम की ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम लास्ट में लिख देते हैं कि एक पॉइंट सी आएगा जो ए और बी के बीच में आएगा, और उस सी पॉइंट पर डेरिवेटिव निश्चित रूप से क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट में, देखिए देयर एग्जिस्ट x = c, एक पॉइंट c निकलेगा, जबकि ये पॉइंट किसको बिलोंग करेगा, ये पॉइंट बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -4, 2 को। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू c, कोई पॉइंट c होगा
जो ओपन इंटरवल -4 2 को बिलोंग करेगा, मतलब वो -4 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, इन दोनों के बीच कहीं पर आएगा x = c, और उस c पर सच दैट उस c पर फंक्शन की वैल्यू f' हो जाएगी 0। तो f' 0 हो जाएगी बच्चों उस फंक्शन पर, उस पॉइंट पर, c पॉइंट पर। तो अब f' की वैल्यू क्या होगी, ऊपर आप निकाल चुके हो, देखिए f' x है 2x+2, f' x 2x+2। तो f' कैसे निकलेगा, f' 2c+2। तो मैं f' को 0 कह रहा हूं, तो इसका मतलब f' की वैल्यू 2c+2 0। 2c+2 0 हुआ, 2 से डिवाइड कर दीजिए, c+1 0 आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पर। तो c हो गया मेरा -1। तो इस तरीके से c की वैल्यू -1 आई। अब आप चेक करो कि जो c की वैल्यू निकली, f' 0 कर देने से जो c की वैल्यू निकली, क्या ये c की वैल्यू ओपन इंटरवल -4 से 2 के बीच में आती है? c -1 है, और यहां देख लीजिए -4 से लेके 2 तक। तो -4 से 2 तक जो इंटरवल है, क्या ये c -1 -4 से 2 तक के इंटरवल के बीच में कहीं पर आता है? ये आ रहा है यहाँ पर -1 है, तो ये -4 से 2 तक इंटरवल है, उसके बीच में कहीं पर पॉइंट -1 है, और उसी -1 पर f' क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड इन दिस फंक्शन। तो इसलिए लास्ट में हम लिख देंगे रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये केवल लैंग्वेज का ध्यान देना है बच्चों, सीधे सीधे लिख देना है। पहले भी लिख दिया, इट इज ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर वैल्यूज x बिलोंग टू -∞ प्लस ∞, सो दिस पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस इन -4, 2, ये उस पर कंटिन्यूअस है। दूसरा लिख देना है f' निकाल लेना है। तो अगर f' फिर पॉलिनोमियल में आ गया तो पॉलिनोमियल फंक्शन की दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज। तो इसलिए हमने लिख दिया इट इज ए पॉलिनोमियल, सो इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4, 2 पर डिफरेंशिएबल है। फिर तीसरा पॉइंट fa को निकाल देना है, चेक करके a = -4 b = 2, a, b, a = -4 b = 2। तो fa निकाल दो, f -4, और fb निकाल दो, b = 2 रख करके। तो फंक्शन में हमने fa fb को निकाल लिया, देखा कि fa fb इक्वल आ गए। तो रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन इस फंक्शन ने सेटिस्फाई कर ली। तो जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो तब आप लिखते हैं कि देयर एग्जिस्ट पॉइंट x बिलोंग टू c। c एक पॉइंट होगा जो -4 और 2 के बीच में होगा, और उस c पर f' की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो f' में निकाल चुका था, मैंने इसमें x को c लिख दिया। तो f' = 2c+2, तो लेकिन f' 0, तो 2c+2 0, तो 2c+2 0, c = -1। फिर ये देखना पड़ता है कि ये जो c निकल के आ रहा है, ये c -4 और 2 के बीच में है या नहीं है। तो आपका c -1 है जो -4 और 2 के बीच में है, तो ये सेटिस्फाई होगी रॉल्स थ्योरम। देयर एग्जिस्ट c इन ओपन इंटरवल a to b सच दैट f' = 0। तो f' को 0 मान लीजिए और c की वैल्यू निकालिए, चेक करिए कि वो उस ओपन इंटरवल में आ रही है या नहीं आ रही। आ गई तो रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक्चुअली इस क्वेश्चन में 3 सेक्शन है बच्चों। इसके फर्स्ट सेक्शन को हम कर रहे हैं। इसके फर्स्ट सेक्शन में लिखा गया है एग्जामिन रॉल्स थ्योरम फॉर f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इन द इंटरवल या फॉर क्लोज्ड इंटरवल 5,9। तो क्लोज्ड इंटरवल 5,9 के अंदर ये f(x) की हमने उसमें रॉल्स थ्योरम को चेक करना है कि इसमें रॉल्स थ्योरम लागू हो रही है या नहीं हो रही। तो क्या करें, देखिए इसमें f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। तो पहले तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को थोड़ा समझते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बच्चों, या इसका ग्राफ बना लेते हैं, उसमें सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट पर हमको कंटिन्यूअस प्रूव करना पड़ता है ना, रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है तो उसका फर्स्ट पॉइंट है कि आपको फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले इसके ग्राफ बना के देख लेते हैं कि कंटिन्यूअस है भी या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इंटरवल है 5,9, ये इंटरवल हमारा है। तो इसमें हम कुछ वैल्यूज सेलेक्ट कर लेते हैं ना, 5 से 9 के बीच में कुछ वैल्यूज को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे यदि मैं x को 5 ही ले लेता हूं तो देखिए f5 कितना आता है, x को 5 ले लो तो f5 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 का मतलब 5 है। उसके बाद आएगा f5.1, 5 से आगे को जाऊंगा तो 5 से थोड़ा सा बढ़ा लीजिए तो f5.1 कर दिया। तो f5.1 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.1 का मीनिंग भी 5 होता है।
ऐसे ही f 5.2 कर लीजिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो f 5.2 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.2, एक्स को 5.2 कर दिया, तो 5.2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 5 होता है। ऐसे ही अगर मैं ये ले लूँ लास्ट वैल्यू f 5.9999 करके ले लेता हूँ, इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.9999, इसकी भी वैल्यू 5 के इक्वल आती है। अब आप देखिए मैं ले लेता हूं f6 ले लेता हूं, मतलब क्योंकि मुझे 5 से 9 तक जाना है तो मैं उसमें से कुछ वैल्यू को ले रहा हूं, केवल f6 कर देता हूं, तो f6 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 इज इक्वल टू 6 आता है। f 6.00001, मतलब 6 से कुछ बढ़ा देता हूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.0001 इज इक्वल टू 6 होता है। f 6.003, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.003 इज इक्वल टू 6। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्चुअली क्या होता है कि ये इंटीजर वैल्यू को रखता है। फंक्शन में x का कोई भी वैल्यू रखो, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, फंक्शन में x की वैल्यू कुछ भी रखो, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इंटीजर आएगी, वो डेसिमल नंबर नहीं आएगा, इंटीजर नंबर आएगा। लेकिन वो जो इंटीजर आएगा फंक्शन का वैल्यू, वो x की वैल्यू के इक्वल आएगा या x की वैल्यू से छोटा इंटीजर आएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इज इक्वल टू x। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू यानी फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो या तो x के इक्वल आएगी या फिर x से छोटा आएगा, लेकिन आएगा इंटीजर वैल्यू। तो फंक्शन में x कुछ भी रख दो, लेकिन वैल्यू जो आएगी फंक्शन की वो इंटीजर के रूप में ही आएगी, लेकिन वो इंटीजर ऐसा इंटीजर होगा कि x की जो वैल्यू आप रखते हो उस x की वैल्यू के बराबर या उससे छोटा, x की वैल्यू के बराबर या उससे छोटा आएगा, लेकिन आएगा इंटीजर। तो इसलिए हमने जैसे कहा कि f5 किया, मैंने x को 5 रखा, तो उस समय ये 5 का इंटीजर वैल्यू या तो 5 के बराबर कहता है या 5 से छोटा, तो 5 आएगा इसका इंटीजर वैल्यू। अगर x को 5.1 कर देता हूं तो f 5.1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.1, तो 5.1 का इंटीजर वैल्यू लेना है, लेकिन जो 5.1 के बराबर होगा या 5.1 से छोटा होगा। तो 5.1 तो खुद इंटीजर नहीं है, तो इसलिए 5.1 से छोटा इंटीजर कौन है, 5 है। उसके बाद f 5.2, तो इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.2 विच इज आइदर इक्वल टू दिस और लेस देन दिस, तो दिस इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो फिर इससे छोटा इंटीजर कौन है, 5.2 से छोटा इंटीजर 5 होता है। तो इस प्रकार से ये इसकी वैल्यू 5 होगी। f 5.9999 पर निकालना है, x की वैल्यू 5.9999 कर देनी है, उसका फंक्शन का वैल्यू निकालना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.99 होगा। तो इसकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी, वो कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज आइदर इज इक्वल टू दिस और लेस देन दिस। तो ये तो खुद इंटीजर नहीं है, अगर ये खुद ही इंटीजर होता तो इसकी फंक्शन की वैल्यू इसी के बराबर आ जाती। ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो डेसिमल नंबर है, तो इसलिए इसका इंटीजर वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज आइदर इज इक्वल टू दिस और लेस देन दिस। तो इट इज नॉट इंटीजर, सो लेस देन दिस। इससे छोटा इंटीजर कौन है, इससे छोटा इंटीजर है 5। तो इस प्रकार से 5.5 से लेके 5.999999 तक जितने भी x के वैल्यू रखोगे सब के लिए फंक्शन की वैल्यू 5 ही आएगी। 5 से लेकर के 5.9999 तक x का कोई भी वैल्यू रख दो, लेकिन हमारे फंक्शन का वैल्यू इंटीजर आएगा और वो इंटीजर 5 के बराबर ही आएगा, 5 से लेकर 5.99 तक। जब मैं x को 6 रख दूंगा, फंक्शन में x की वैल्यू 6 रख दूंगा, तो f6 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, वो 6 के ही बराबर आएगा, क्योंकि वो कहता है कि इंटीजर आना है या तो उसी के बराबर आना है इंटीजर या उससे छोटा आना है। अगर ये खुद ही इंटीजर है तब तो इसी के बराबर हमारा fx का वैल्यू हो जाएगा। अगर ये इंटीजर नहीं है, डेसिमल नंबर है, जैसे 6.001 ले लिया मैंने, अब x को x ले लिया 6.001, तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.001 विच इज आइदर इज इक्वल टू दिस और लेस देन दिस। तो ये तो इंटीजर नहीं है, लेकिन इससे छोटा इंटीजर कौन है, इससे छोटा इंटीजर 6, तो इसलिए इसकी वैल्यू 6 होगी। 6.003 करो, इसकी वैल्यू 6। तो 6 से लेकर के 6.999999 तक जो भी x की वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे, फंक्शन की वैल्यू 6 ही आएगी उसमें। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं, देखिए कि इसको ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें ग्राफ से ये बाकी क्लियर होगा कि इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये x एक्सिस हो गया, x डैश, x डैश, और ये हमारा y एक्सिस है, y डैश, एंड दिस इज ओरिजिन। तो अब देखिए मुझे क्या करना है, 5 से 9 तक देखना है। तो जरा y एक्सिस को मैं लेफ्ट को खिसका लेता हूँ इसको, क्योंकि मुझे राइट तरफ को ही देखना है, नेगेटिव वैल्यू मेरे पास है नहीं यहाँ पर।
तो इसलिए इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ। देखिए वाई एक्सिस को ये कर दिया, ओरिजिन वाई डैश एंड दिस इज एक्स एक्सिस। अब देखिए ये सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लेता हूँ। 1 2 3 4 ये वैल्यू होगी मेरी 5 और 6 7 8 9 दिस वैल्यू इज 9। तो ये 5 से 9 तक हमने आपसे कहा कि ये 5 से लेकर के ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। 5.1 पर फंक्शन की वैल्यू करूंगा तो उसको 5 आना है, 5.2 पर करूंगा 5 आना है, 5.3 पर करूंगा 5 ही आना है, 5.99 पर करूंगा तो 5 आना है। तो इस प्रकार 5 से लेकर के 5.99 जो 6 से थोड़ा सा कम है, तो 5 से 5.99 तक x की वैल्यू बिल्कुल इक्वल है, वो 5 के बराबर है। तो ये सपोज 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो यहाँ पर 5x = 5 से लेकर के x 5 से लेकर के x = 5.99 यहाँ तक फंक्शन की वैल्यू 5 पर भी देखना है, 5 पर और 5 से आगे फंक्शन की वैल्यू है केवल 5 के इक्वल है हर जगह पर। तो x = 5 पर 5, x = 5.1 पर भी 5, x = 5.2 पर भी 5, x = 5.3 पर भी 5, x = 5.9 पर भी फंक्शन की वैल्यू 5 है। लेकिन x = 6 जब हो जाएगा तब फंक्शन की वैल्यू 5 नहीं है। जब x = 6 हो जाएगा तब फंक्शन की वैल्यू 6 होगी। तो x = 6 पर फंक्शन की वैल्यू हो गई है 6। अब ये 6 में आ गया, ये 6 आ गया और 6.1 कर दूंगा f को, 6.1 कर दूंगा तो फिर फंक्शन की वैल्यू 6 ही रहेगी। 6.2 करूंगा तब भी 6 रहेगा, 6.3 करूंगा तब भी 6 रहेगा और 6.99 तक 6.1 6.2 6.3 6.4 6.8 6.99999 वहां तक फंक्शन की वैल्यू 6 ही रहेगी। लेकिन जब ये 7 हो जाएगा, 6.99 के बाद अगली संख्या 7 आएगी, तो उस समय फंक्शन फिर 6 नहीं आएगा, फिर चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 से लेकर के 6.99 तक फंक्शन की वैल्यू 6 थी। ऐसे ही अब 7 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं x को 7 कर दूंगा तो फंक्शन की वैल्यू भी 7 हो जाएगी। तो 7 पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 7 के इक्वल हो जाएगी। फंक्शन की वैल्यू 7 हो जाएगी 7 पर। उसके बाद 7 से लेके 7.99 तक ये कितना रहेगा? ये 7 ही रहेगा। लेकिन जब 8 आ जाएगा तो उस समय ये फंक्शन बढ़ करके ये आगे 8 पर पहुंच जाएगा, 8 पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये ग्राफ है फंक्शन का बच्चों। ये हिस्सा हो गया इसका, फिर ये वाला हिस्सा हो गया। देखिए यहाँ पर ये होल बनाने का मतलब है कि वो वैल्यू नहीं लेनी है। इस वाले में x = 5.1 से लेके x = 5 से 5.99 तक लेना, लेकिन x = 6 नहीं लेना। x = 6 पर ये ऊपर 7 ये हो जा रहा है 6 के बराबर। x = 7 पर ये 7 हो जा रहा है, लेकिन x = 6.99 तक ये 6 ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपने देखा कि 5 से 9 तक चेक करना था, तो 5 से लेके 5.99 तक मैं ग्राफ बनाऊंगा तो हमेशा उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। लेकिन जब मैं 6 पर आ जाऊंगा तो ये फिर 5 नहीं रहेगी, फिर 6 पर आऊंगा तो डायरेक्ट 6 पर आ जाएगा फंक्शन। फिर 6.1 6.2 6.3 6.4 6.9 कहीं भी ले लो, हर जगह पर फंक्शन की वैल्यू 6 ही आने वाली है। लेकिन उसके बाद जब मैं 6.9999 के बाद और आगे यानी 7 पर पहुंच जाता हूं तो फंक्शन मेरा f7 = 7 हो जाता है। इसलिए जहां पर आप इंटीजर वैल्यू में आ जाते हो तब तो fx = x, f7 = 7 हो जाएगा, f8 = 8 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने f7.1 कर दिया तो तब भी वो 7 ही रहेगा। 7.1 से लेकर के 7.99 तक वो 7 ही रहेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर आइदर = x और लेस देन x। तो वह अगर वो खुद ही इंटीजर है तो खुद वही उसकी वैल्यू हो जाएगी fx की। लेकिन अगर वो खुद इंटीजर नहीं है तो फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी? उससे छोटा इंटीजर कौन है? उससे डायरेक्ट छोटा इंटीजर जो है उसके बराबर वैल्यू रखेगा। 5.1 है तो 5 आएगा, 5.2 है तो 5 आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज आइदर = द वैल्यू ऑफ x और लेस देन x। तो इस प्रकार से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों। इसका ग्राफ हमने बनाया। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये क्या ये कंटिन्यूस है? क्या इस ग्राफ को आप बिना चौक को हटाए या बिना पेन हटाए एक बार में बना सकते हैं?
नहीं बना सकते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर आपको जंप करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर जंप करके ऊपर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर जंप करके ऊपर जाना पड़ेगा। तो बिना पेन हटाए या बिना चौक हटाए आप एक स्ट्रोक से इसको ग्राफ को, जैसे ये वाला ग्राफ बना दिया, ये तो बिना पेन हटाए बन गया, लेकिन ऐसा ग्राफ तो बिना पेन हटाए बनेगा नहीं। यहाँ से यहाँ तक बनाना पड़ेगा, फिर पेन हटानी पड़ेगी, फिर यहाँ ले जाना पड़ेगा, फिर पेन हटानी पड़ेगी। तो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस कर्व, ये कंटिन्यूस कर्व नहीं है। तो इस प्रकार से हम भी कह सकते हैं कि देखिए, जैसे x इजिकल टू 6 पर ही चेक करो, 6 के x इजिकल टू 6 के x इजिकल टू 6 के लेफ्ट में अगर मैं फंक्शन को देखता हूं तो क्या वैल्यू आएगी? x इजिकल टू 6 के लेफ्ट में 5.9 होगा, x इजिकल टू 6 के लेफ्ट में 5.9 होगा। तो 5.9 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? वो तो 5 आएगी। तो इसलिए x इजिकल टू 6 से लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू 5 है, और x इजिकल टू 6 पर फंक्शन की वैल्यू 6 है, और x इजिकल टू 6 से थोड़ा राइट में चले जाइए, x इक्वल टू 6 से थोड़ा सा राइट में जाइए, 6.1 कर दीजिए, तो फंक्शन की वैल्यू 6 है। तो इस प्रकार से जो x इक्वल टू 6 वाला जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट के लेफ्ट में अगर मैं रहता हूं तो मेरे फंक्शन की वैल्यू 5 हो जाती है। लेकिन अगर मैं x इक्वल टू 6 के राइट में जाता हूं तो मेरे फंक्शन की वैल्यू 6 हो जाती है। तो देखिए लेफ्ट लिमिट क्या है, x इक्वल टू 6 पर लेफ्ट लिमिट 5 है, और x इक्वल टू 6 पर राइट लिमिट 6 है। तो वो तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आ ही नहीं रही है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस होने के लिए लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए, तभी फंक्शन कंटिन्यूस होता है। इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है बच्चों, ये 5 से 9 के इंटरवल में कंटिन्यूस है ही नहीं, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इसकी लिमिट निकालता हूँ, बाउंड्री पॉइंट पर, जैसे 6 पर लिमिट निकाल रहा हूँ होल नंबर वाले पॉइंट पर, तो उसके लेफ्ट में इसकी वैल्यू 5 हो जा रही है जैसे 6 पर, और राइट में जा रहा हूँ तो 6 हो जा रही है। 7 पर लिमिट निकाली, 7 के लेफ्ट में जाओगे तो वैल्यू इसकी क्या रहेगी? 6 रहेगी। 7 के राइट में जाओगे तो वैल्यू हो जाएगी 7। तो इसलिए लेफ्ट लिमिट 6 हो जा रही है, राइट लिमिट 7 हो जा रही है, तो इसलिए लिमिट इक्वल नहीं है, तो इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर को दिखाने की कोशिश की, कुछ पॉइंट्स को नोट करके ग्राफ बनाया। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि एट क्लियरली एट x इज इक्वल टू, किसी भी पॉइंट पर चेक कर लो 5 से 9 के बीच, जैसे मैंने x इज इक्वल टू 6 पर चेक किया ना, तो लिमिट x टेंडिंग टू 6 माइनस पर fx से निकालो। लिमिट x टेंडिंग टू 6 माइनस पर fx का मतलब क्या हुआ? लिमिट x टेंडिंग टू 6 माइनस पर fx की वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 6 माइनस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 6 माइनस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 माइनस h, 6 माइनस h कर दो, h टेंडिंग टू 0 कर दीजिए, 6 माइनस h कर दिया, h टेंडिंग टू 0, और ये 6 माइनस h कर दिया। अब 6 से कुछ कम, अगर आप 6 से कुछ कम है तो इसका 6 से कम वाला इंटीजर क्या होता है? 5, तो इसकी वैल्यू 5 है लेफ्ट लिमिट। x इक्वल टू 6 पर लेफ्ट लिमिट 6 माइनस h कर देता हूँ, तो आई एम बिलो 6 से कम पर हूँ, 6 से कम 5.9999 भी है तो तब भी इंटीजर वैल्यू उसकी 5 ही रहती है, तो इसलिए ये 5 होगी लोअर लिमिट, सॉरी लेफ्ट लिमिट। और राइट लिमिट कैसे निकलेगी? लिमिट x टेंडिंग टू 6 प्लस पर fx से निकालना पड़ेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 6 प्लस पर जब आप fx से निकालोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 6 प्लस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 हो जाएगा, 6 प्लस होगा। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 प्लस h। तो 6 से कुछ बढ़ रहे हो, जैसे 6.01, 6.2, 6.3, ऐसे इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट लिमिट उसकी 5 है और राइट लिमिट उसकी 6 है, और डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की कितनी आएगी? f6 करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आएगा, तो वो तो 6 ही रहेगा। तो इस प्रकार से कि f6 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू f6 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, जबकि f6 प्लस पर और f6 पर वैल्यू तो बराबर है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x विच इज लेस देन इज इक्वल टू x इज नॉट कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है ही नहीं, तो कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसलिए रॉल थ्योरम की पहली कंडीशन थी कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर दूसरी शर्त थी कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फिर तीसरी शर्त थी कि एफ ए एफ बी इक्वल होने चाहिए, तब जाकर के एफ डैश सी 0 आता है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन में ही रुक गया, तो इसलिए हम सीधे कह देंगे रॉल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इसमें रॉल थ्योरम लागू नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेप में ही फेल हो गया। तो रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, रॉल थ्योरम लागू नहीं है।
रॉल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट पार्ट किया। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में ये इंटीजर वैल्यू रखता है फंक्शन। एक्स को कुछ भी करो लेकिन फंक्शन का आंसर इंटीजर ही आएगा, यानी पूरी संख्या आएगी। तो इसलिए ये 5 अगर एक्स की वैल्यू आप इंटीजर रखते हो तो इसका आंसर इंटीजर में ही आता है, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू आप डेसिमल नंबर रख देते हो तो इसका आंसर उस डेसिमल नंबर से छोटा इंटीजर आता है। तो इसलिए 5.1 से छोटा इंटीजर, आपने कहा 5.2 है तो 5.2 मतलब 5 से कुछ आगे है, तो इससे छोटा इंटीजर कौन है? इंटीजर 5 है। तो इसलिए 5.3 तो 5.3 से हो रहा है, तो इसलिए उस 5.3 से छोटा इंटीजर 5 है। 5.99 तो 5.999 तो 5.99 से छोटा इंटीजर 5 ही इंटीजर है। अगला इंटीजर 6 होता है ना 5 के बाद, फिर अगला इंटीजर 7 होता है। तो इस प्रकार से तो आपने कहा इसका भी इंटीजर वैल्यू 5 आएगा। तो ये 5 से लेकर के 5.99 तक इंटीजर वैल्यू 5 था, और 6 पर इसकी इंटीजर वैल्यू 6 के बराबर ही हो जाती है। जब खुद ही इंटीजर है तो वैल्यू उसी के बराबर रहेगी, लेकिन खुद इंटीजर नहीं है, डेसिमल नंबर है, तो उस समय उसकी इंटीजर वैल्यू इस डेसिमल नंबर से छोटा इंटीजर कौन है? 6.001 से छोटा इंटीजर 6 खुद ही है, तो इसलिए 6 आएगी। हर बार इसकी वैल्यू 6.99 तक 6 आएगी, और यही क्रम इसका आगे को भी चलता रहेगा। फिर इसके आधार पर आपने ग्राफ बनाया, तो आपने कहा 5 से लेके 5.99 तक ये 5 रहा, और 6 पर जाके ये 6 हो गया, और 6 से लेकर के 6.99 तक ये 6 ही रहा, लेकिन 7 पर जब पहुंचा तो फिर ये 7 हो गया। 7 से लेके 7.99 तक हम चले तो ये 7 में ही रहा था, लेकिन जब हम 8 पर पहुंचे, ठीक 8 पर, तो उस समय वो खुद जंप करके 8 पर हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ग्राफ से दिखाई दे रहा है, और हमने लिमिट से भी चेक कर लिया कि x = 6 पर या किसी भी पॉइंट पर 7 पर 8 पर आप चेक कर सकते हैं। तो x = 6 पर हमने लेफ्ट लिमिट निकाली, x से 10 × 6 मैंने फिर fx निकाला, तो लेफ्ट लिमिट x = 6 पर 5 के बराबर आ रही, और x = 6 पर हमने राइट लिमिट निकाली, यानी 6 से राइट को, तो वो 6 के बराबर आ जा रहा है। तो लेफ्ट लिमिट 5 है और राइट लिमिट 6 है, तो लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, hence it is not continuous, so रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो इसमें रोल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो पाई बच्चों। तो अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा ही है। fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर x है इन इंटरवल -2 to 2, क्लोज इंटरवल -2 to 2 पर इसकी कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है। तो उसी तरह कर सकते हैं आप कि अगर मैं x देखिए ये -2 है ना, मैं x = -2 पर इसको चेक कर लेता हूँ थोड़ा कि कैसा इसका ग्राफ आएगा। डिसकंटिन्यूस आएगा उसी की तरह, लेकिन थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। देखिए x = -2 पर मैं अगर f -2 कर दूँ, तो f -2 का मतलब ये -2 इंटीजर है खुद ही, तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, तो ये -2 ही रहा बच्चों। अगर मैं अब -2 से आगे को जाना है, पीछे तो जाना नहीं है ना, तो जैसे हम उस पर चले जाएँ, -2 से आगे जैसे हम -1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, f -1 = ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो ये -1 ही रहेगा। अगर मैं f -1.2 कर देता हूँ बच्चों, -1.2, तो -1.2 कहाँ होगा? ये -1.2, -1.3, -1.4, -1.5, और फिर ये -2 हो जाएगा। तो -1.2 लेफ्ट में इधर को है, तो -1.2 और -1 से लेफ्ट तरफ को आएगा, क्योंकि ये बाद में -2 इधर को हो रहा है। तो -1.2 पर फंक्शन की वैल्यू, तो -1.2 का इंटीजर वैल्यू। अब वो कहता है ये इंटीजर नहीं है ना, अगर इंटीजर होता तो इसी के बराबर हो जाती वैल्यू, लेकिन ये -1.2 है, तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या आएगा? या तो इसी के बराबर कहता है या इससे छोटा। तो इससे छोटा इंटीजर कौन है? अब आप देखिए उसमें जो हमने ग्राफ बनाया है, तो -1.2 से छोटा इंटीजर, दिस इज -1 एंड सपोज दिस इज -1.2, ये -1.2 है यहाँ पर बच्चों। अब -1.2 से छोटा इंटीजर, आपको पता है किसी भी नंबर के राइट में जाओगे तो उससे बड़ा नंबर मिलता है, किसी के लेफ्ट में जाते हो तो उससे छोटा नंबर मिलता है। तो -1.2 जो मेरा नंबर है, इसके राइट तरफ जाओगे तो -1 मिलेगा आपको, इसके लेफ्ट तरफ जाओगे तो -2 मिलेगा, 2 इंटीजर मिलेंगे। -1.2 के राइट में जाते हो तो -1 मिलता है, -1.2 जो ये पॉइंट है, इसके लेफ्ट तरफ को आते हो तो -2 मिलता है। तो लेफ्ट तरफ को छोटा इंटीजर मिलता है और राइट तरफ को बड़ा इंटीजर मिलता है। तो इसलिए -1.2 से बड़ा इंटीजर चाहिए तो -1 है, -1.2 से आपको छोटा इंटीजर चाहिए तो वो -2 है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये इसके लेफ्ट वाला छोटा होता है, राइट वाला बड़ा होता है। हर जगह यही चीज़ होती है, जैसे ये 1 है, उनके राइट में बड़ा होगा, लेफ्ट में छोटा होगा। ये -1 है, ये 1.2 यहाँ पर है, तो -1.2 का राइट वाला इससे बड़ा, तो -1 बड़ा है, -1.2 छोटा है, और -1.2 से भी छोटा इंटीजर कौन है? इंटीजर वैल्यू, तो -2 है। तो इसलिए इस -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विच इज लेस देन और इक्वल टू दिस, इससे छोटा इंटीजर
-1.2 से छोटा इंटीजर, दिस इज इक्वल टू -2 हो जाएगा बच्चों। तो इसलिए f -1 पर निकाला तो माइनस नहीं आया, f -1.2 यानी f -1 से थोड़ा सा लेफ्ट में गया तो वैल्यू -2 होगी। और अगर आप f -1 के थोड़ा राइट में जाएंगे तो f -1 के थोड़ा राइट में क्या होगा, -0.999 होगा बच्चों। भाई -1 के राइट में जाओगे तो -0.99, -0.5, -0.2, -0.3, लास्ट में 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये है। अब ये भी इंटीजर नहीं है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आएगा बताइए, 0.9999 -0.99 -0.9999। व्हाट इज इट्स इंटीजर वैल्यू? तो 0.99 कहाँ पर है, पहले उसकी सिचुएशन देखिए, लोकेशन उसकी। तो 0.99 कहाँ पर है, ये -1 है, ये 0 है, तो 0.99 इधर होगा कहीं पर, ये 0.99 का सिचुएशन होगा। तो इसके बराबर या इससे छोटा इंटीजर कह रहा हूँ, इस -0.99 के बराबर या इससे भी छोटा इंटीजर। तो इससे छोटा इंटीजर कौन है, आप यहाँ पर उसकी सिचुएशन को देखते हुए बताइए। -0.99 अगर ये वाला बिंदु -0.99 है तो 0 तो इससे बड़ा हो गया क्योंकि राइट में है, और इससे छोटा इंटीजर वो -1 है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज इक्वल टू x और लेस देन x, तो या तो इसी के बराबर, अगर इंटीजर ये खुद ही है तो इसी के बराबर, जैसे यहाँ पर था, अगर ये -2 है तो खुद ही इंटीजर है तो इसलिए वैल्यू -2 ही रही, ये -1 है तो खुद ही इंटीजर है, वैल्यू -1 रही। लेकिन आपने कहा -0.99 तो लेस देन x आएगा, इससे छोटा इंटीजर कौन है, तो आपने उसको नंबर में देख लिया कि यहाँ पर इसकी सिचुएशन है, तो छोटा इंटीजर ढूंढना है तो बाईं तरफ मिलेगा और बड़ा इंटीजर चाहिए तो दाहिनी तरफ, तो छोटा इंटीजर, तो इससे छोटा इंटीजर -1 है। ऐसे ठीक हो गया, -1 वैल्यू आपकी आ गई। तो अब आप देखिए बच्चों, x = 1 पर आपने देखा ना, आपको क्या मिला, f -1 की वैल्यू क्या है, -1 है, और -1 के लेफ्ट में, -1.2 आपने लिया तो वहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि f -1 -0, f1 - h पर वैल्यू निकाली तो कितनी आई, ये वैल्यू आई हमारी -1 से बाईं तरफ, -1 से बाईं तरफ निकाला तो -2 आ गया, और -1 से दाहिनी तरफ लिया, f -1 + 0 भी कहते हैं, -1 + h भी कहते हैं, या खाली -1 + भी लिख देते हैं हम लोग, वो तरीके हैं लिखने के। तो f -1 + 0 पर कितनी आएगी वैल्यू, -1 + 0, तो -1 + 0 करेंगे तो -1 से दाएं, प्लस का मतलब दाईं ओर, तो -1 के दाईं ओर कोई पॉइंट ले लोगे तो तब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, ये -1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से x = -1 पर फंक्शन की वैल्यू -1 है, लेकिन x = -1 से थोड़ा भी लेफ्ट में अगर आप जाते हैं, थोड़ा लेफ्ट में जाते हैं, तब फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 हो जाती है। जैसे आपने कहा कि x = -1 के लेफ्ट में -1.2 एक पॉइंट था, तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या होगा, इसका इंटीजर वैल्यू -2 होगा, क्योंकि वो कहता है या तो इसके बराबर या इससे छोटा, तो इसलिए इससे छोटा इंटीजर -2 है। तो x = -1 के लेफ्ट में कहीं भी चले जाओ आपको -2 मिलेगा, तो इसलिए f -1 माइनस करेंगे तो -2 इंटीजर मिलेगा, f -1 प्लस करेंगे यानी x = -1 के राइट में जाएंगे, प्लस का मतलब दाहिनी तरफ, x = -1 के राइट में जाओगे तो फिर आपको इंटीजर क्या मिलेगा, ये जैसे आपको -0.99 पर आप गए थे तो इससे छोटा इंटीजर -1 मिलेगा, इंटीजर -1 मिलेगा, और ठीक -1 पर आप हैं तो -1 ही मिला। तो देखिए लेफ्ट लिमिट -2 है और राइट लिमिट क्या है, -1 है, तो इसलिए f -1 पर फंक्शन की वैल्यू और f -1 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, आप प्लस लिखो या 0 भी पढ़ा सकते हैं यहाँ पर, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट कंटिन्यूअस, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होने के कारण हम कह सकते हैं रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x such that x belong to -2 to +2। तो इस इंटरवल के अंदर इसमें रोल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इस इंटरवल में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। एक किसी भी पॉइंट पर मैंने चेक किया तो हमने देखा, -1 पर ही चेक करूं तो -1 से छोटी वैल्यू लेता हूं
तो ये -2 के बराबर वैल्यू दे देता है। -1 से बड़ी वैल्यू लेता हूँ तो ये -1 के बराबर दे दे रहा है। तो ये लेफ्ट में -2 और राइट में -1। यदि ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आएगा बच्चों, -2 से लेकर के -1 के बीच तक। तो ये कितने में रहेगा? ये रहेगा -2 से -1 के बीच रहेंगे तो -2 ही रहेगा, यहाँ तक ये -2 आएगा। लेकिन ठीक अगर आप -1 कर देते हैं एक्स की वैल्यू तो उस समय इसकी वैल्यू हो जाती है, ये मैं अच्छा ये गलत बना दिया मैंने, नीचे आएगा, ये नीचे आएगा ना, x इजिकल टू -2 से लेकर के x इजिकल टू -1 मैंने -1.99 ये हाँ क्या -1.001 तक ये वैल्यू आएगी मेरी कितनी? ये रहेगी -2 के बराबर। लेकिन ठीक x इजिकल टू -1 जिस समय रहेगा, ठीक x इजिकल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो -1 ये हो गया, ये -2 है, ये -1 हो गया, यहाँ पर ऊपर को आओगे -1 -2 0 1 2 3, तो ये यहाँ से यहाँ तक गया है। और x इजिकल टू -1 पर ये वैल्यू हमारा ठीक -1 हो गया और यहाँ से आगे 0 तक ये -1 ही रहेगा, ठीक हो गया। अब 0 से आगे जाएंगे तो 0 से आगे जाने पर ये 0 रहेगा यहाँ तक। उसके बाद जब आप 1 पर जाएंगे, 1 से लेके 2 के बीच जाएंगे तो ये वैल्यू +1 को रखेगा। 2 से आगे जाएंगे तो फिर ये वैल्यू +2 रखेगा। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक अलग, यहाँ से यहाँ तक अलग, यहाँ से यहाँ तक फिर ये अलग आएगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ये अलग जाएगा। तो डिसकंटिन्यूटी है। और किसी भी जगह पर लिमिट आपने देख ली तो आपने -1 पर ही चेक किया तो आपने कहा -1 के लेफ्ट में जाऊँगा तो ये वैल्यू -2 हो जा रही, -1 के राइट में जाऊँगा तो ये वैल्यू -1 हो जा रही, ठीक -1 पर चेक कर रहा हूँ तो ये वैल्यू -1 रहती है। तो इस प्रकार से लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल, दैट्स व्हाई रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये आपका सेकंड पार्ट था विच इज जस्ट लाइक द फर्स्ट पार्ट। तो केवल थोड़ा सा ग्राफ बना लीजिए और ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। किसी भी पॉइंट पर देखा जाए तो लेफ्ट लिमिट अलग ही आ रही है और राइट लिमिट हमारी अलग से आ जा रही है। तो इसका थर्ड पार्ट है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसमें लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू x² - 1। इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है और कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करनी है? ये करनी है क्लोज्ड इंटरवल 1,2 पर, इन क्लोज्ड इंटरवल 1,2 पर। तो ये भी बिल्कुल एक थोड़ा सा रोट मेमोरी मेथड है। सीधे सीधे देखिए आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सॉरी ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल तो सारे रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी एक आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएट करूँगा तो f'(x) इक्वल टू 2x मिलेगा मुझे, f'(x) 2x मिलेगा तो 2x मानी फिर पॉलिनोमियल हो गया। तो पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल होते हैं सारे रियल नंबर के सेट पर, तो आपके ओपन इंटरवल में पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तीसरी चीज़ fa इक्वल टू fb होती है बच्चों, तो fa इक्वल टू fb इसमें मैं चेक करूँगा तो f1 करूँगा तो 1² - 1 0 हो जाएगा। f2 करूँगा तो f2 इक्वल टू 2² - 1, 2 2 जा 4, 4 - 1 3 आ जा रहा है। तो अगर x इक्वल टू 1 पर चेक कर रहा हूँ तो f1 इक्वल टू 1² - 1 0 आ जा रहा है। अगर x इक्वल टू 2 पर चेक कर रहा हूँ तो f2 इक्वल टू 2² - 1 यानी 4 - 1 3 आ जा रहा है। तो f1 0 आ रहा है, f2 3 आ रहा है, तो fa नॉट fb हो गया, fa इज नॉट इक्वल टू fb। इसलिए इसमें रोल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि रोल थ्योरम तभी एप्लीकेबल होती है जब कॉन्टिन्यूस हो, क्लोज्ड इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो और fa और fb दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं तब वो आएगा। लेकिन इसमें fa fb इक्वल नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सीधे इसको पहले कॉन्टिन्यूस लिख दूंगा, फिर डिफरेंशिएबल लिख दूंगा, उसके बाद कह दूंगा fa fb इक्वल नहीं है। तो अब आप इसमें लिख दीजिए f(x) बीइंग ए पॉलिनोमियल, f(x) बीइंग ए पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। एक ही लाइन में भी कह सकता हूं मैं, f(x) बीइंग ए पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, दोनों चीजें कह दी, डिफरेंशिएबल इन कंटिन्यूस आएगा क्लोज्ड इंटरवल 1,2 पर एंड डिफरेंशिएबल आएगा ओपन इंटरवल 1,2 पर। तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल 1,2, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,2 रेस्पेक्टिवली। ये हो गया। उसके बाद अब आप देख लीजिए fa कितना है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, a कॉमा b। तो fa इज इक्वल टू f1 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 है तो fa इज इक्वल टू f1 और f1 इज इक्वल टू 1² - 1, 1² - 1 इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। fb इज इक्वल टू b की वैल्यू 2 है तो fb मीन्स f2,
और F2 मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो देखिए FA और FB इक्वल नहीं है क्योंकि ये एक 0 है दूसरा 3, FA नॉट FB, देयरफॉर रॉल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। कॉन्टिन्यूस था, फर्स्ट कंडीशन पूरी हुई, डिफरेंशिएबल भी होगा, पॉलिनोमियल है, इसलिए सेकंड कंडीशन भी पूरी होगी, लेकिन थर्ड कंडीशन FA इज इक्वल टू FB ये पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए आप कह दीजिए रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल इन क्लोज्ड इंटरवल 1,2, इसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो अब आप देखिए हम करेंगे अब थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा है f सच दैट -5 to 5 क्लोज्ड इंटरवल -5 to 5 मैप्स टू r, f सच दैट क्लोज्ड इंटरवल -5,5 मैप्स टू r। तो f एक ऐसा फंक्शन है कि इसमें x की वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल -5 से 5 में से कुछ भी रखना है, x का वैल्यू -5 से लेके 5 तक कोई भी वैल्यू f(x) का x का हो सकता है, और x की वैल्यू रखने पर जो f(x) का वैल्यू यानी y जो आएगा मेरा वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो f सच दैट -5,5 मैप्स टू r का मीनिंग यही है कि डोमेन जो है यानी कि जो x की वैल्यू आप रखने वाले हो, आप -5 को भी रख सकते हो और +5 को भी रख सकते हो, -5 से +5 के बीच कोई भी वैल्यू x की आप फंक्शन में रखोगे, लेकिन x रखने के बाद जो आंसर आपको मिलेगा f(x) मिलेगा आपको, वो f(x) जो होगा वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो इस प्रकार से ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, f सच दैट क्लोज्ड इंटरवल -5 to 5 मैप्स टू r। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कह रहा है, डिफरेंशिएबल का मतलब f(x) इसका आता है, f(x) कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल तो है ही, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस जरूर होता है, तो इसलिए दिस इज डिफरेंशिएबल एंड f(x) नेवर वेनिसेज एनीवेयर, यानी f(x) का मान शून्य नहीं है, f(x) कहीं भी शून्य नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, f(x) डिफरेंशिएबल है और f(x) की कोई वैल्यू आएगी लेकिन वो वैल्यू 0 नहीं होगी, नेवर वेनिसेज एनीवेयर, कहीं भी नष्ट नहीं होता है, ये नष्ट नहीं होता मतलब f(x) 0 कहीं भी नहीं है। तो अब आप देखिए अगर f(x) कहीं भी नष्ट नहीं है तो f(c) भी नष्ट नहीं होगा कहीं पर भी। तो हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए प्रूव दैट, तो हमको प्रूफ करना है प्रूव दैट f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। ये प्रूव करना है कि f ऑफ -5 और f5 आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इसको प्रूफ करना सिंपल है। देखिए आपको क्या कहा, उसने कहा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है लेकिन f(x) कहीं भी वेनिस नहीं होता है। तो अगर f(x) वेनिस नहीं होता है तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर वेनिस नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं लेट, एक पॉइंट ले लीजिए आप, C एक पॉइंट ले लीजिए जो किसको बिलोंग करेगा, C बिलोंग करेगा, C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 to +5, यानी कि क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि -5 से बड़ा है C लेकिन +5 से छोटा है। तो मैंने C की ऐसी वैल्यू ले ली जो -5 से +5 के बीच की कोई वैल्यू है C की। तो इस वैल्यू पर अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ फंक्शन का ना, मैं निकालता हूँ इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को हम dy/dx भी बोलते हैं, f(x) करके भी बोलते हैं। तो f(x) की x हुआ, लेकिन अगर C पर f(x) करूँगा तो उसको मैं f(c) बोल देता हूँ। फंक्शन के डिफरेंशियल को मैं dy/dx या f(x) बोलता हूँ, डिफरेंशियल इज f(x), लेकिन यदि वही डिफरेंशियल x = c पर निकाल रहा हूँ तो उसको मैं f(c) बोल देता हूँ, डिफरेंशियल को f(c). तो f(c) क्या होता है, f(c) था बच्चों fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। ये किससे था, बाई लाग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम या MVT कहते हैं शॉर्ट में। तो मीन वैल्यू थ्योरम में ये कहा गया था कि अगर f(x) 0 नहीं है, अगर f(x) 0 नहीं है तो या कोई भी हो, लेकिन f(c) जो होता है वो fb माइनस fa अपॉन b माइनस a के बराबर होता है। ये हमने वहाँ पर प्रूफ करके बताया था कि किसी भी पॉइंट पर जो कॉर्ड की स्लोप होती है ना, कॉर्ड की स्लोप या सीकेंट की जो स्लोप होती है, एज टेंजेंट पर वही स्लोप टेंजेंट की बन जाती है, इसलिए f(c) = fb माइनस fa अपॉन b माइनस a है। तो अब चूंकि f(c) 0 नहीं है
तो एफ डैश सी जीरो नहीं है तो हम ये कह सकते हैं ये जीरो नहीं है तो ये पूरी क्वांटिटी भी जीरो नहीं है। तो अब आप इसमें लिख दीजिए एफ डैश सी इजिकल टू ए और बी की वैल्यू रख दूंगा। ए इजिकल टू मेरा कितना है, ए इजिकल टू है मेरे पास -5 और बी इजिकल टू है +5। तो इसमें रख देता हूँ, देखिए एफ डैश सी इजिकल टू एफ +5 माइनस एफ ऑफ -5, ए को -5 कर दिया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, बी मेरा 5 है माइनस ए मेरा है -5। तो एफ डैश सी इजिकल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये तो हर जगह लागू होता है एफ डैश सी। तो एफ डैश सी इजिकल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 अपॉन 5 माइनस -5, 5 माइनस -5, तो 5 + 5 बन गया, क्या हो गया हमारा 10 हो गया। अब एफ डैश सी कहीं भी जीरो नहीं है, एफ डैश एक्स कहीं पर भी जीरो नहीं, चाहे एक्स इक्वल टू सी पर निकालो या किसी और जगह निकालो, कहीं पर भी जीरो नहीं है। तो एफ डैश एक्स जीरो नहीं है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी जीरो नहीं है। तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि एज एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो दिस इम्प्लाइज दैट f5 माइनस f -5 अपॉन 10 इज नॉट इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी की वैल्यू जीरो नहीं है, कहीं नहीं वैनिश हो रहा है, तो ये जीरो नहीं है। तो अब आप कर लीजिए, तो f5 माइनस f -5 इज नॉट इक्वल टू जीरो इंटू 10, ये 10 वहाँ चला गया। तो f5 माइनस f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू जीरो इंटू 10 क्या हुआ, जीरो हुआ। तो f5 माइनस f -5 नॉट इक्वल टू जीरो हो गया बच्चों। अब आप f5 को यहाँ ले आइए, इसको राइट में शिफ्ट कर दीजिए, तो f5 इज नॉट इक्वल टू f -5, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f -5 इज नॉट इक्वल टू f5। तो यही तो प्रूफ करना था। तो हमने कैसे प्रूफ किया, तो उसने लिख रखा है f सच दैट -5 to 5 क्लोज्ड इंटरवल -5 to 5 मैप्स टू r, यानी कि फंक्शन में x की वैल्यू -5 से +5 तक कुछ भी रख लो, लेकिन जो फंक्शन का आंसर आएगा, वैल्यू आएगी, जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो रियल नंबर आएगा कोई भी। ये डिफाइंड था फंक्शन इस तरीके से, f सच दैट क्लोज्ड इंटरवल -5, 5 बिलोंग्स टू r। दिस इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है मान लीजिए, और f डैश एक्स कहीं भी जीरो नहीं होगा, f डैश एक्स नेवर वेनिशेज एनीवेयर, कहीं पर भी निकाल दीजिए f डैश एक्स नॉन जीरो आएगा, यानी f डैश सी तो नॉन जीरो। तो प्रूव करना है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है। तो मैंने क्या कहा, लेट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल -5 to +5, यानी सी एक ऐसा पॉइंट है जो -5 और +5 के बीच का कोई पॉइंट है। तो उस पॉइंट पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट एफ डैश सी मीन वैल्यू थ्योरम से कैसे निकलता है, मीन वैल्यू थ्योरम में कहा गया कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो किसी भी पॉइंट पर इसी तरह से निकलता है आपका टेंजेंट का स्लोप। तो एफ डैश सी इक्वल टू बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू -5 है, तो एफ बी माइनस एफ ए को -5 कर दिया, f5 माइनस एफ -5 अपॉन 5 -5, तो ये किया, इतना आ गया। अब चूंकि एफ डैश सी जीरो नहीं है, तो एफ डैश सी जीरो नहीं है तो ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी नॉट जीरो, सॉल्व कर दिया, तो f5 इज नॉट इक्वल टू f -5। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें देखिए मीन वैल्यू थ्योरम इसमें वेरीफाई करनी है, यानी लाग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। MBT f(x) इज इक्वल टू x² - 4x - 3 इन क्लोज्ड इंटरवल a, b वेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4। तो इंटरवल मेरा 1,4 हो गया, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 4 है, तो मैं इंटरवल को 1,4 क्लोज्ड इंटरवल लिख सकता हूँ। तो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² - 4x - 3 इन क्लोज्ड इंटरवल 1,4 में मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है, रोल थ्योरम नहीं करनी, मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ेंगी, नंबर 1 सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं। नंबर 2 इसमें देखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है इस ओपन इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल चेक करना पड़ेगा। तीसरे में देखना पड़ेगा कि क्या एफ ए और एफ बी इक्वल तो नहीं है, अगर एफ ए एफ बी इक्वल है तो रोल थ्योरम लगेगा, अगर एफ ए एफ बी इक्वल नहीं है तो मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा। तब उस मीन वैल्यू थ्योरम में हम कह सकते हैं कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। उससे सी की वैल्यू निकाली जाती है और सी को ये -1 और 4 के बीच में आना चाहिए। तो 1 बाई 1 इसके उसको चेक करते हैं। देखिए तो फर्स्ट पार्ट में एफ एक्स को मैं चेक करूँगा, एफ एक्स इज इक्वल टू है x² - 4x - 3, तो क्या है ये, इज ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इट इज ए पॉलिनोमियल, बहुपद फलन है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल होने के कारण कंटिन्यूअस, बीइंग एफ एक्स बीइंग अ
पॉलिनोमियल होने के कारण fx being a polynomial is continuous for all x belong to रियल नंबर का सेट। रियल नंबर के सेट को या तो r लिखते हैं या लिख देते हैं -∞ to +∞। तो fx being a polynomial is continuous for all x belong to रियल नंबर सेट, यानी -∞ to +∞। पॉलिनोमियल होने के कारण ये -∞ से +∞ के यानी रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेगा, सॉरी कंटिन्यूस होगा। इसमें कंटिन्यूटी चेक होगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। देयरफॉर अब हम कह सकते हैं कि जब ये पूरे रियल नंबर -∞ से +∞ तक कंटिन्यूस है तो आप कह सकते हैं कि 1,4 पर भी कंटिन्यूस आएगा। तो एच जो क्लोज्ड इंटरवल 1,4 है, दिस इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट। ये तो इसी का एक छोटा, इसी के अंदर का छोटा हिस्सा है। जब इस पूरे में ही कंटिन्यूस है तो इसके अंदर के एक छोटे से हिस्से में तो कंटिन्यूस होगा ना, इसके अंदर के हर जगह पर कंटिन्यूस है, तो इसलिए इसी के अंदर ये में छोटा सा हिस्सा है, इसलिए इस पर भी कंटिन्यूस आएगा। एज दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, देयरफॉर एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूस, मस्ट बी कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल 1,4। तो इस पर ही कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक हो गया। अब दूसरा बिंदु क्या है, दूसरे पॉइंट पर है एफ डैश एक्स करना पड़ता है। डिफरेंशिएट कर लो क्वेश्चन को। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x² का ddx करोगे 2x आएगा, 4x को डिफरेंशिएट करोगे तो 4 आएगा, 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 2x - 4 आ गया है, इसका एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया 2x - 4। तो ये क्या आया, ये भी पॉलिनोमियल आ गया, ये भी हमारा पॉलिनोमियल के रूप में ही आ गया। एफ डैश एक्स इज ऑल्सो ये पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, उसमें प्रॉपर्टी ये भी है कि पॉलिनोमियल सारे रियल नंबर सेट पर क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इसलिए इस छोटे से ओपन इंटरवल भी डिफरेंशिएबल आएगा। तो हम ये कह सकते हैं इट इज ए पॉलिनोमियल। तो आप कह सकते हैं एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन is a polynomial function is differentiable in the set of real numbers, in the set -∞ to +∞, यानी रियल नंबर के सेट में पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल होता है। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 4x - 3 ये जो पॉलिनोमियल है, इट इज डिफरेंशिएबल, it is differentiable in open interval 1,4। तो 1,4 ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल हो गया। अब ये थर्ड पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट में कंटिन्यूटी, सेकंड पॉइंट में डिफरेंशिएबिलिटी। थर्ड पॉइंट पर देखा जाता है कि क्या एफ ए और एफ बी इक्वल है। तो एफ ए निकालिए पहले आप, ए कितना है 1,4 है, तो ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो एफ ए इज इक्वल टू F1, ए इज इक्वल टू 1, तो एफ ए F1, व्हाट इज F1, F1 is equal to 1² - 4 × 1 - 3, 1² 4 × 1 - 3। सॉल्व किया, 1² 1 हो गया, 4 × 1 4 हो गया, -3 हो गया। तो -4 - 3 -7, -7 + 1 -6 आ गया। एफ ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या है 1,4 है, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4, तो एफ बी इज इक्वल टू F4, F4 इज इक्वल टू x², यानी 4² 4 × -4 × 4 × 4 4 × 4 -3, x को 4 कर रहा हूँ तो 4² - 4 × 4 -3। सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा 4² इज 16, 4 × 4 इज ऑल्सो 16 एंड -3। तो कितना आ गया, ये आ गया मेरा -3 आ गया। तो देखिए एफ ए की वैल्यू और एफ बी की वैल्यू इक्वल नहीं है। इक्वल होने पर रोल थ्योरम लगता है, इक्वल नहीं है तो मीन वैल्यू थ्योरम लगता है। तो इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट x बराबर c, x इज इक्वल टू c एग्जिस्ट करेगा, जो किसको बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 1,4, ओपन इंटरवल 1,4 को बिलोंग करने वाला x इज इक्वल टू c कोई पॉइंट होगा सच दैट f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन b माइनस ए।
यही तो थी मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन ना, तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा अगर ये एफ ए नॉट एफ बी आ गया था। तो इस कंडीशन में अब आप क्या कर दीजिए, इस कंडीशन में आप जो है बी ए और बी माइनस ए रख दीजिए और एफ डैश सी की वैल्यू भी यहाँ से निकल जाएगी। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 है, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आएगी, एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c माइनस 4 आएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2c माइनस 4 इज इक्वल टू एफ बी आपने निकाल रखा है, कितना निकाला है, एफ बी को -3 निकाला हुआ है, एफ ए आपने निकाला है वो -6 निकाल रखा है, तो -3 माइनस 6 एफ बी माइनस एफ ए -3 -6 दिस होल अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू, बी तो 4 है और ए इज इक्वल टू 1 है, बी 4 ए 1, तो 4 माइनस 1 हो गया, तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू -3 + 6 हो गया बच्चों। सॉल्व कीजिए, ये हो गया -3 + 6, कितना आएगा, -3 + 6 अपॉन 3, 4 - 1 3, तो -3 + 6 अपॉन 3, -3 + 6 करूँगा तो 3 बचेगा और नीचे भी 3 है तो 3 अपॉन 3, तो हमारे पास आ गया, अब देखिए 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1 हो गया, ये हो गया 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो 2c इज इक्वल टू 1 + 4, 2c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 यानी 2.5। अब आप चेक करिए क्या ये c की जो वैल्यू है ये 1 और 4 के बीच में है, 1 से बड़ी और 4 से छोटी, बिल्कुल 2.5 जो है वो 1 से बड़ा नंबर है लेकिन 4 से छोटा नंबर है। तो ये जो c की वैल्यू आ रही है, c की वैल्यू सिंस c इज इक्वल टू 2.5 है एंड दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4, हिंस fx satisfy MVT, fx satisfies मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमारा फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने कंटिन्यू देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ fx इज इक्वल टू x³ - 5x² - 3x। ये हमारा फंक्शन है और इसमें मीन वैल्यू थ्योरम देखनी है मुझे, MVT को वेरीफाई करना है। fx इज इक्वल टू x³ - 5x² - 3x, इंटरवल है a, b वेयर a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 3, तो हमारा इंटरवल 1,3, तो 1,3 के इंटरवल पर मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी इसमें मुझे प्रूफ करनी है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि fx जो है कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल 1,3 पर, फिर मैं चेक करूंगा fx डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 1,3 पर, फिर मैं क्या निकालूंगा, fa और fb को निकालूंगा, f1 को निकालूंगा और मैं f3 को भी निकालूंगा। f1 और f3 डिफरेंट आएंगे क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में वो इक्वल नहीं आते हैं, तो वो दोनों डिफरेंट आएंगे। f1 इज नॉट इक्वल टू f3, f1 इज नॉट इक्वल टू f3 मुझे मिलेगा, fa नॉट इक्वल टू fb हो जाएगा। फिर f' निकालता हूँ ना, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि रोल थ्योरम के वो मीन वैल्यू थ्योरम के सभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो देयर विल एग्जिस्ट ए c बिलोंग टू ओपन इंटरवल ab फॉर विच f' इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a करोगे और fb माइनस fa अपॉन b माइनस a जो आप करोगे उससे c की वैल्यू आप निकालोगे। तो अगर वो c की वैल्यू 1 और 3 के बीच आएगी तो आप कहेंगे मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो गई। तो ये इस तरीके से आप मीन वैल्यू थ्योरम को इसमें कर सकते हैं। आपने और क्वेश्चन भी कर रखे हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम इसमें की जा सकती है, लेकिन इसी क्वेश्चन में फिर इसने मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव हो जाने के बाद फिर एक नया स्टेप इसमें और करना है। देखिए क्या, फाइंड ऑल c बिलोंग टू ओपन इंटरवल ab फॉर विच f'(0). देखिए f'(0) कब लगता है, जब रोल थ्योरम वेरीफाई होती है। रोल थ्योरम में कहा गया f'(0), तो इसका मतलब इसमें मीन वैल्यू थ्योरम तो पहले हम प्रूव कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हमको फिर नए सिरे से इसमें रोल थ्योरम की भी कंडीशन है। f'(0) है तो c बताओ कह रहा है। मान लीजिए कि कोई पॉइंट c है और f' क्या है, 0 है। तो देखिए fx ये है मेरा, fx मैं इसी को कर रहा हूँ, वो वाला तो आप कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रूफ कर लेंगे उसको, लेकिन इसमें fx इज इक्वल टू है क्या है, x³ - 5x² - 3x है। तो f'(x) इज इक्वल टू ये n(x⁻n-1), तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 है और ये x² का x की पावर 2, तो x की पावर n का होता है n(x⁻n-1), तो x पावर 2 का आएगा 2 × x की पावर 2-1, तो x की पावर 2-1 x की पावर 1 आएगी। 3x है तो x का 1 हो जाता है तो 3 हो गया। तो f'(x) इज इक्वल टू दिस मच, ये मेरे पास आया। अब मुझे क्या करना है, f'(c) को 0 मान लेना है, f'(c) को 0 मान लेना है। तो f'(c) को 0 मानने का मीनिंग क्या हुआ, 3c²
5 इंटू 2 इंटू सी माइनस 3, क्योंकि x इज इक्वल टू सी पर एफ डैश सी को 0 ले लिया, तो क्या आ गया 3c² माइनस 5 इंटू 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3c², 5 2 जा 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 3 जा माइनस 9, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, माइनस 9 के ऐसे फैक्टर करो कि उनको ऐड करके माइनस 10 हो जाए। तो 3 3 जा माइनस 9 और ऐड करके आना है माइनस 10, ये तो आएगा नहीं। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा b² 100 है और 4ac कम है, चलो ठीक है। तो इसमें c इज इक्वल टू आएगा माइनस b, ये a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 3, ac² प्लस bc प्लस उससे कर रहा हूँ मैं इसको, ax² प्लस bx प्लस c। तो c इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², यानी माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4a, a इज इक्वल टू 3 है, इंटू c इज इक्वल टू माइनस 3 है, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू a इज इक्वल टू 3। ये a माना जाएगा, ये b माना जाएगा, ये c माना जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो c की वैल्यू आएगी, देखिए c इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, देखिए, और प्लस माइनस ये 10 का स्क्वायर करूँगा 100 हो जाएगा, ये माइनस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा प्लस हो जाएगा, चारतियाँ बारतियाँ 36 आ गया अपॉन 6 हो गया। c इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 136 आ गया, 136 अपॉन 6 आ गया। तो c की वैल्यू अगर मैं इसको 136 करता हूँ, देखिए 136 का रूट कितना आएगा, 136 का रूट आएगा 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा ही। तो इसलिए अगर मैं इसको माइनस ले लेता हूँ बच्चों, तो ये बड़ा हो जा रहा है, वो छोटा हो जा रहा है, तो माइनस को मैं ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 1 और 3 के बीच में चाहिए, 1 से बड़ा चाहिए, 3 से छोटा चाहिए, तो पॉजिटिव नंबर चाहिए, 1 और 3 के बीच आना है c को। c लाइज बिटवीन 1 एंड 3, तो 1 और 3 के बीच में कोई नेगेटिव नंबर तो होती नहीं है, 1 और 3 के बीच में पॉजिटिव नंबर होते हैं सारे, इसलिए आंसर मेरा पॉजिटिव आना है। लेकिन अगर मैं इस माइनस को लेता हूं तो वो बड़ा है, ये छोटा है, तो माइनस आ जाएगा ना c का आंसर। तो c का आंसर माइनस तो लाना ही नहीं है, इसलिए ये माइनस चिन्ह नहीं आएगा, प्लस आएगा इसमें साइन। तो 10 प्लस दिस अपॉन 6 आ जाएगा। तो ये c की वैल्यू देखिए 11 पॉइंट समथिंग ये है, 10 ये है, तो मैं कह सकता हूँ इसको निकाल भी सकते हैं हम एग्जैक्टली। 136 का रूट अगर मैं कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 1 1 जा 1 और आया 36, और ये आ जाएगा आपका 1 2 जा 2 और 2 ये 1 आ जाएगा 21, और इसको कम कर दिया तो कितना आ जाएगा 15, और डेसिमल करके 2 0, और इधर 11 2 जा 22, 7 जा 49, 4 हो गया, 7 2 जा 14 प्लस 4 18 और 7 2 जा 14 प्लस 1 15, इतना आ गया, ये ज़्यादा हो जा रहा है, 6 आ गया 11.6, तो 11.6 है। तो 10 और 11.6 ऐड हो जाएंगे तो 21.6 अपॉन 6, तो 21.6 अपॉन 6 कितना हो गया, 21.6 अपॉन 6 करूँगा तो ये तो 3 से भी ज़्यादा हो गया, और इंटरवल है 1,3, तो c तो बाहर निकल गया। तो इसका मीनिंग ये है कि ऐसा कोई c नहीं मिल पा रहा है जिससे क्या हो जाए, जिसके लिए f' 0, क्योंकि अगर मैं f' को 0 मान के चल रहा हूँ तो c की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू 1,3 से ज़्यादा हो जा रही है, 1,3 से आउट हो जा रही हो, क्योंकि c का जो वैल्यू हल कर रहा हूँ मैं, तो ये 21.6 अपॉन 6 है, तो 6 3 जा 18 होता है, 6 3 जा 18 होता है, और 18 और 3 36, 6 6 जा 36, ये तो 3.6 हो गया, यानी कि ये 3 से ज़्यादा हो गया। तो हमने तो इसके बीच की नंबर चाहिए थी, तो ऐसा कोई c नहीं निकल रहा है जो f' को 0 कर सकता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ c विच विल लाई बिटवीन 1 एंड 3 विच विल सेटिस्फाई f' इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी जो 6 क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन को आपने MBT प्रूव करनी है उसमें, तो वो आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 वीडियो डेली डाला करेंगे। इसमें ये कोशिश करेंगे कि उधर इंटीग्रल कैलकुलस को भी बताएंगे, एक वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और इधर हम जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला जो है मेन पार्ट, जिसमें से बहुत सारे 10-12 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं, उसको भी करते जाएंगे, एक वीडियो उसमें से करेंगे, तो एक हम उधर इंटीग्रल कैलकुलस में से भी करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कोर्स धीरे धीरे करके ये तेज़ी पकड़ेगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।